दोस्तों, आपका स्वागत है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जे.एस. मिल। तो अभी तक जितने भी हमने विचारकों को पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग विचारक थे और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। उसी कड़ी में अगला नाम है जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म लंदन में 20 मई 1806 ईस्वी को हुआ। 20 मई 1806 ईस्वी को हुआ लंदन में 20 मई 1806 ईस्वी को हुआ। मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक था। मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक था। ठीक है, अग्रणी समर्थक था। स्वतंत्रता के महान विचार मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपने निबंध एसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिए। मिल ने लोकतंत्र का जोरदार समर्थन किया। जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र का जोरदार समर्थन किया। ठीक है, मिल ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जोरदार समर्थन किया। मिल ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी विचार अपनी पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में दिया। ठीक है, मिल ने अब पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया। मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। मिल ने कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मिल ने कल्याणकारी राज्य संबंधी अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में दिया। सेबाइन के अनुसार मिल पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व को खोजा। ठीक है, सेबाइन के अनुसार मिल पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व को खोजा। ठीक है, मिल एलेक्सी डी टॉकविले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका डेमोक्रेसी इन अमेरिका published in 2 volumes. The first in 1835 and the second in 1840. ओके, से अत्यधिक प्रभावित थे। मिल एलेक्सी डी टॉकविले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका published in 2 volumes, the first in 1835 and the second in 1814. 40 से अत्यधिक प्रभावित है। डी टॉकविले के अनुसार अमेरिका में लोकतंत्र नहीं अपितु बहुमत का निरंकुश तंत्र है। डी टॉकविले के अनुसार अमेरिका में लोकतंत्र नहीं अपितु बहुमत का निरंकुश तंत्र है। वह ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित था। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के विकास के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख किया था। ठीक है, और कौन कौन से चरण थे? धार्मिक चरण थे, धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक व सकारात्मक। ठीक है, मिल की रचना ऑन लिबर्टी जॉन मिल्टन 1816 से 1874। ऑन लिबर्टी जॉन मिल्टन 1816 से 1864 से के निबंध एरियोपैगिटिका A speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England 1644 से के समान महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर से स्वतंत्रता में समझते हैं। मिल की रचना ऑन लिबर्टी जॉन मिल्टन 1808 से 1874 के निबंध एरियोपैगिटिका A speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England, ओके, 1644 के समान महत्वपूर्ण मानी जाती है। वोल्टेयर 1694 से 1678 यानी 1694 से 1678 भी स्वतंत्रता के समर्थक विचारक हैं। मिल की स्वतंत्रता का मूलभूत आशय विचार अभिव्यक्ति व भाषण की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता से है। मिल की स्वतंत्रता का मूलभूत आशय विचार अभिव्यक्ति व भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। मिल ने वाक एवं अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता पर बल दिया। मिल के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है।
मिल के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। मिल की स्वतंत्रता की संकल्पना नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना है। मिल की स्वतंत्रता की संकल्पना नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना है। ठीक है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है। जेस मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में लिखते हैं हुए कहा कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, लेकिन विधि का अभाव नहीं। यह उल्लेखनीय कि मिल उदारवादी हैं तथा संवैधानिक शासन का समर्थक है और उससे भी बढ़कर व्यक्तिवादी है। मिल देखो यहाँ पर उल्लेखनीय है कि मिल है, मतलब ये महत्वपूर्ण है कि मिल उदारवादी हैं, लिबरल हैं तथा संवैधानिक शासन का समर्थक भी है मिल। ठीक है, और उससे भी बढ़कर व्यक्तिवादी है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म भी है। मिल ने व्यक्ति को विवेकशील और तार्किक मानते हुए कहा कि व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समूह बनाने की स्वतंत्रता है तथा कार्य करने की स्वतंत्रता है। इनमें से सर्वाधिक बल वह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। देखो, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता तथा कार्य करने की भी स्वतंत्रता है। इनमें से सर्वाधिक बल वह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर देता है। उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की समुचित सभ्यता के विरोध में बोलने का अधिकार है। उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को समुचित सभ्यता के विरोध में बोलने का अधिकार है और किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का दमन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि उसके विचार अन्य से अलग हैं। देखो, ये सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसने बोली है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, तो इनमें से सर्वाधिक बल वह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर देता है। उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को समुचित सभ्यता के विरोध में बोलने का अधिकार है और किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का दमन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि उसके विचार अन्य से अलग हैं। ठीक है, हमें सबके विचारों अभिव्यक्तियों का सम्मान करना है। मिल ने अभिव्यक्ति यानी मूल अधिकार, इसने जो हमारे मूल अधिकार संविधान में है, इसमें इसकी रचनाओं में झलक मिलती है, इसके विचारों में झलक मिलती है। मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करे क्योंकि आज तक कोई पूर्ण विचार या पूर्ण सत्य नहीं प्राप्त हो सका। देखो, मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए स्यादवाद जोड़ दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करे क्योंकि आज तक कोई विचार या पूर्ण सत्य नहीं हो सका, इसलिए विचार विमर्श को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह दावा करने लगे कि इसका विचार एकमात्र सत्य है, त्रुटिहीन है, निरपेक्ष है, तो यह स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाता है क्योंकि विरोधी विचारों को दमित करने का प्रयास किया जाता है। मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता एब्सोल्यूट लिबर्टी का समर्थन किया। मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और यदि कोई प्रतिबंध दूसरों के विचार से असहमत है तो उसे उस व्यक्ति के विचार के दमन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उसका प्रसिद्ध समर्थन यानी कि एब्सोल्यूट लिबर्टी का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध यानी कि रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के विचार से असहमत है तो उसे उस व्यक्ति के विचार के दमन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी के विचार से, किसी की बातों से असहमत है, मतलब उसे लग रहा है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे उस व्यक्ति के विचार के दमन का अधिकार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसका प्रसिद्ध कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है, इसलिए व्यक्ति के विचारों पर समाज और राज्य का नियंत्रण संभव नहीं है।
स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क। कोई व्यक्ति सत्य के ज्ञान का पूर्ण दावा नहीं कर सकता, अतः विचार विमर्श के द्वारा ही सत्य का ज्ञान होता है। एक व्यक्ति यदि समूची सभ्यता के खिलाफ बोले तो भी उसे चुप नहीं करा जा सकता। स्वतंत्रता का दमन पूरे समूचे समाज को किसी विचार से वंचित कर सकता है। स्वतंत्रता का दमन समूचे समाज को किसी विचार से वंचित कर सकता है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की शर्तें। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की शर्तें भी लगाई हैं और इसमें क्या है ये देखते हैं हम। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब आप दूसरे की समान स्वतंत्रता का हनन करें। हार्म प्रिंसिपल। देखो, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब आप की समान स्वतंत्रता का हनन करें। जब आप दूसरे की समान स्वतंत्रता का हनन करें तो लगाया जा सकता है। मतलब आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। नागरिक कर्तव्य की भूमिका में होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्य पर तैनात सिपाही देश व बाह्य आक्रमण के समय स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्वतंत्रता का महत्व। देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। मिल आदर्शवादी विचारक हमबोल्ट के विचारों से प्रभावित थे। सभ्यता के विकास के लिए भी स्वतंत्रता अपरिहार्य है। मिल ने व्यक्ति के कार्य को स्वयंपरक तथा अन्य परक कार्यों के रूप में विभाजित किया। स्वयंपरक तथा अन्य परक कार्यों के रूप में विभाजित किया। ठीक है। स्वयंपरक तथा अन्य परक कार्यों के रूप में विभाजित किया। स्वयंपरक कार्य इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता जो केवल स्वयं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करे। अन्य परक कार्य इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो समाज में अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करे। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार। मिल के अनुसार अपनी इच्छानुसार कार्य करना स्वतंत्रता है, परंतु कई बार अन्य लोग इस इच्छा को हमसे ज़्यादा जानते हैं। मिल ने पुल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पुल टूटा हुआ है तो अन्य व्यक्ति हमें पुल पार करने से रोक सकता है। अब यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है, मिल ने दिया है। मिल के अनुसार अपनी इच्छानुसार कार्य करना स्वतंत्रता है, परंतु कई बार अन्य लोग इस इच्छा को हमसे ज़्यादा जानते हैं। मिल ने पुल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पुल टूटता है तो अन्य व्यक्ति हमें पुल पार करने से रोक सकता है। यहाँ पर आकर मिल स्वतंत्रता पर अनजाने में प्रतिबंध लगा देता है तथा सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ जाता है, परंतु मूल रूप में मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता ही है। मिल के स्वतंत्रता के विचार की आलोचना। बार्कर के अनुसार मिल की स्वतंत्रता खोखली और उसका व्यक्तिवाद अमूर्त है। मिल के स्वतंत्रता के विचार की आलोचना। बार्कर के अनुसार, अब बार्कर महोदय ने कहा है कि मिल की स्वतंत्रता खोखली है, उसका व्यक्तिवाद अमूर्त है, क्योंकि वह स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु उपायों को नहीं बताता और अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं करता। बोसांख्य के अनुसार मिल का व्यक्तिवाद अनालोचित व्यक्तिवाद है जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रकृति रखता है। लोकतंत्र का विचार। ठीक है। लोकतंत्र का विचार। मिल के लोकतंत्र का विचार संसदीय प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का है। इसे आजकल परिचर्चात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। संसदीय मिल के लोकतंत्र का विचार संसदीय प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का है। इसे आजकल परिचर्चात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अतः वह रूसो के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मान्यता का समर्थक नहीं है। उसने बेंथम के एक व्यक्ति एक मत की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया। उसने बहुल मतदान का समर्थन किया। किसका? बहुल मतदान का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे। शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्ति को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे। उसने लोकतंत्र को शिक्षा प्रणाली और जीवन शैली के रूप में चित्रित किया। इसलिए मैकफर्सन ने मिल के लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल में रखा है। इसलिए मैकफर्सन ने मिल के लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल में रखा है। वेपर के अनुसार उसने मतदान को एक कर्तव्य कहा
व्यक्ति को मतदान करते समय न्यायाधीश की भांति कार्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मत देना चाहिए जो समूची सभ्यता के लिए लाभदायी हो। ठीक है। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। वेपर ने मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा, जिसके कारण निम्नलिखित है। वह सभी व्यक्ति को समान मत देने का समर्थन नहीं करता। उसने यह स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया के सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। लॉर्ड लेंथिया ने मिल के विचारों को इस रूप में व्यक्त किया कि लोकतंत्र उपहार नहीं है जिसे दिया जा सके, बल्कि लोकतंत्र एक आदत है जिसका निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र ऐसे कुलीन लोगों का निर्माण करता है जो जीवन से लेने की बजाय जीवन को ज़्यादा देते हैं। अब इसको लॉर्ड लोथिया ने मिल के विचार को इस रूप में व्यक्त किया है कि लोकतंत्र उपहार नहीं है जिसे दिया जा सके, बल्कि लोकतंत्र एक आदत है जिसका निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र ऐसे कुलीन लोगों का निर्माण करता है जो जीवन से लेने की बजाय जीवन को ज़्यादा देते हैं। अतः मिल ने यह पहली बार प्रतिपादित किया कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए एक लोकतांत्रिक समाज अनिवार्य है। सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र, गुणात्मक लोकतंत्र। मिल ने एक व्यक्ति, एक मत और बहुमत के शासन की संकल्पना का झूठा लोकतंत्र कहा। मिल ने, अब भाई साहब मिल के विचार हैं कि एक व्यक्ति एक मत, जो वर्तमान में निर्वाचन पद्धति की बुद्धिमान और गुणी व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए उसने लॉर्ड सभा को बनाए रखने का समर्थन किया। वह खुले मतदान का समर्थक था। उसने अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया जिससे अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। बहुल मतदान का समर्थन करते हुए पढ़े लिखे संपत्तिशाली व्यक्तियों को 5 मत देने का समर्थन किया। मिल महिलाओं के मताधिकार का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व के अधिकार का समर्थन किया। उसने यह विचार अपनी रचना द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में दिया। वह सांसदों के वेतन का समर्थक नहीं था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का जन्मदाता हेयर को माना जाता है। लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के बीच का संबंध। मिल अपने मित्र डी टॉकविले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 से अत्यधिक प्रभावित थे। डी टॉकविले ने लिखा कि अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन के बावजूद व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दमन हो रहा है। उनके अनुसार अमेरिका में बहुमत पर निरंकुशता, टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी व्याप्त है। मिल ने टॉकविले के विचारों को पूर्णतः स्वीकार करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शासन में सभी के स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। विशेष तौर पर लोकतांत्रिक शासन में समाज के अशिक्षित गरीब लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है और पढ़े लिखे संपत्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाते हैं। मिल का उपयोगितावाद। मिल को पहला उपयोगितावादी और अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है। मिल को पहला उपयोगवादी और अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है। पहला व्यक्तिवादी इसलिए कि उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का जोरदार समर्थन किया। पहला व्यक्तिवादी इसलिए क्योंकि उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व का जोरदार समर्थन किया। अंतिम उपयोगितावादी इसलिए कि उसने अपने विचार का आरंभ उपयोगितावाद से किया, परंतु उसने उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया। उपयोगितावाद में संशोधन। प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य अधिकतम सुख की प्राप्ति है। व्यक्ति का वह कार्य ही सही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो। जो भी चीज़ सुख प्रदान करे वह उपयोगी हो। राज्य का सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मिल ने भी उदारवाद की व्याख्या। उपयोगितावाद राज्य का सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मिल ने भी उदारवाद की व्याख्या उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पर की। अतः मिल ने भी यह माना कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना है, परंतु उसने बेंथम के विचारों को संशोधित कर दिया, क्योंकि बेंथम ने कहा कि सुख मात्रात्मक होता है। ये शारीरिक
होता है, इसलिए सुख की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी मान्यता का खंडन किया। उसने सुखवाद में गुणात्मक मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी मान्यता का खंडन किया। उसने सुखवाद में गुणात्मक विभाजन कर दिया। मिल के अनुसार सुख दो प्रकार के होता है नैतिक उच्चतर सुख, भौतिक निम्नतर सुख। ठीक है, मिल के अनुसार मानव होने का अर्थ उच्चतर नैतिक सुखों की प्राप्ति करना है। असंतुष्ट सुकरात इसने कहा है, असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। यह मिल की मान्यता है। ठीक है, यह मिल की मान्यता है। उसने सुख के बजाय स्वतंत्रता को साध्य माना। मिल ने सुख की बजाय स्वतंत्रता को उसने सुख के बजाय स्वतंत्रता को साध्य माना। मिल ने परंपरा, इतिहास एवं संस्कृति का विशेष ध्यान रखा है, इसलिए वेपर ने उसे ऐतिहासिक सापेक्षवादी कहा, जबकि बेंथम ने इतिहास, परंपरा एवं धर्म जैसे तथ्यों की अवहेलना की। मिल एक व्यक्तिवादी मिल को पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है। मिल ने पहली बार व्यक्ति के नैतिक विकास पर सर्वाधिक महत्व दिया, जबकि इसके पहले व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल दिया। ठीक है, मिल द्वारा उदारवाद में किया गया संशोधन। मिल ने परंपरागत उदारवाद में परिवर्तन करते हुए सीमित राज्य या हस्तक्षेपवादी राज्य की संकल्पना को परिवर्तित कर दिया। मिल ने स्पष्ट रूप में राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप का समर्थन किया तथा कल्याणकारी राज्य का आधार रखा। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में स्पष्ट रूप में स्वीकार किया कि समाज में सभी व्यक्ति अपने विकास की यात्रा समान रूप में प्रारंभ नहीं करते, अतः राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में स्पष्ट रूप में स्वीकार किया कि समाज में सभी व्यक्ति अपने विकास की यात्रा समान रूप में प्रारंभ नहीं करते तथा राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। सेबाइन के अनुसार मिल ने शास्त्रीय उदारवाद का संशोधन किया, लेकिन उनका संशोधन सफल नहीं रहा, क्योंकि वह व्यक्ति और समुदाय के बीच झूल रहा है और यह निश्चित नहीं कर सका कि समुदाय महत्वपूर्ण है अथवा व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। इसलिए सेबाइन ने माना कि उदारवाद का सबसे सफल संशोधन ग्रीन ने किया, जिसने व्यक्ति और समाज के बीच विद्यमान विरोध समाप्त कर इसलिए सेबाइन ने माना कि उदारवाद का सबसे सफल संशोधन ग्रीन ने किया, जिसने व्यक्ति और समाज के बीच विद्यमान विरोध समाप्त कर दिया तथा यह कहा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। यह कहा कि राज्य की संकल्पना। मिल ने राज्य को यांत्रिक प्रकृति का बताया, परंतु मिल के विचार में समूहवाद का आधार भी विद्यमान है। ठीक है, एवं मिल के विचारों से इंग्लैंड का फेबियन समाजवादी विचार भी प्रभावित है। फेबियन समाजवादी विचार भी प्रभावित है। कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक रूप में पहली बार स्पष्ट प्रतिपादन किया। ठीक है, मिल ने नकारात्मक उदारवाद का संशोधन करते हुए इसे सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित कर दिया। नकारात्मक उदारवाद का संशोधन करते हुए, ठीक है, मिल ने पहली बार राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को स्वीकार किया, अतः मिल ने हस्तक्षेपकारी राज्य का प्रतिपादन किया। मिल ने प्रगतिशील करारोपण का समर्थन किया। समाज में विषमता का मूल कारण मिल ने सामंती व्यवस्था को बताया। देखो, समाज में जो विषमता है उसका मूल कारण मिल ने सामंती व्यवस्था को बताया। ठीक है, सभ्यता के विकास में सभी अपनी यात्रा समान रूप में प्रारंभ नहीं करते। सभ्यता के विकास में सभी अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं करते या तो समान रूप में या प्रारंभ नहीं करते। मिल का ऐसा विचार उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में वर्णित है। मिल के विचार से इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी प्रभावित थे, अतः मिल का झुकाव समूहवाद की ओर भी है। मिल ने अ सिस्टम ऑफ लॉजिक रेशियोसिनेटिव एंड इंडक्टिव 1848 नामक रचना लिखी। मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म 1863 नामक रचना लिखी। महिलाओं के उत्थान संबंधी मिल के विचार। मिल ने अपनी रचना सब्जेक्शन ऑफ वुमेन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में महिलाओं के सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के लिए जोरदार तर्क प्रस्तुत किया। ठीक है,
प्रस्तुत किया। इन्होंने 3 एसेज ऑन रिलीजन 1874 में लिखा। मिल ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। मिल ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। मिल के अनुसार पुरुष और महिलाओं की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता। मिल के अनुसार पुरुष और महिलाओं की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता, अतः सार्वजनिक जीवन में दोनों की सहभागिता समान रूप में होनी चाहिए तथा उन्हें समान रूप से मताधिकार प्राप्त होने चाहिए। मिल ने इस बिंदु की ओर ध्यान भी दिया कि हम मानवीय समानता का तो समर्थन करते हैं, लेकिन लैंगिक समानता का नहीं। मिल ने सार्वजनिक कार्यों के लिए दिए जा रहे पुरुष और महिलाओं के वेतन में असमानता का भी विरोध किया। ठीक है, ये हो गया हमारा मिल। हमने मिल के बारे में पढ़ना। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, तो इन्होंने क्या जेएस मिल के बारे में स्वतंत्रता संबंधी इनके विचार। फिर हो गया स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की शर्तें, स्वतंत्रता का महत्व, कार्य की स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार, मिल के स्वतंत्रता के विचार की आलोचना, लोकतंत्र का विचार। ठीक है, अनिच्छु लोकतंत्रवादी, सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र, और लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के बीच का संबंध, और मिल का उपयोगितावाद में संशोधन। ठीक है, मिल एक व्यक्तिवादी, मिल द्वारा उदारवाद में किया गया संशोधन, राज्य की संकल्पना, महिलाओं के उत्थान संबंधी मिल के विचार। ठीक है, महिलाओं के उत्थान संबंधी मिल के विचार। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ में हमारा अगला नाम है हीगल। तो हीगल के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक नगर में हुआ। हीगल जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित था। जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक कांट ने द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 नामक रचना लिखी। कांट ने द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 नामक रचना लिखी। जर्मनी के अन्य आदर्शवादी विचारक फिक्टे सेलिंग भी थे। हीगल ने द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 नामक रचना लिखी एवं इन्होंने 1821 में एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स नामक रचना लिखी। हीगल पर जर्मन कवि हर्डर के विचारों का प्रभाव था। हर्डर के अनुसार जर्मनी आरंभ से ही राष्ट्र रहा और जर्मन राष्ट्र की यह आत्मा स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहती थी। हीगल पर जर्मन कवि हर्डर के विचारों का प्रभाव था। हर्डर के अनुसार जर्मनी आरंभ से ही राष्ट्र रहा और जर्मन राष्ट्र की यह आत्मा स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है। हीगल के समय का जर्मनी सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था तथा जर्मनी पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं था। ठीक है, जर्मनी स्वार्थवाद और प्रांतीयवाद का शिकार था तथा जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस एवं स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से खतरा था। ठीक है, हीगल का मूल उद्देश्य जर्मनी की एकता निर्मित करना तथा जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। राज्य की प्रकृति आंगिक है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। उसके विचार में राज्य नैतिक संकल्पना है। हीगल के अनुसार राज्य एक स्वयं का व्यक्तित्व है। उसके विचार में राज्य एक साध्य है। ठीक है, राज्य एक साध्य है। हीगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना और राज्य से उच्चतर और महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं हो सकता। इसलिए हीगल राष्ट्रवादी या अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं, राज्यों को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण ही हीगल को फासीवादी विचारकों का प्रणेता कहा जाता है। देखो, हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना और राज्य से उच्चतर और महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं हो सकता। इसलिए हीगल राष्ट्रवादी है, अंतर्राष्ट्रवादी नहीं।
राज्यों को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण ही हीगल को फांसीवादी विचारकों का प्रणेता कहा जाता है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है, तार्किक ही वास्तविक है, वास्तविक ही तार्किक है। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है और तथा जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। चिंतन पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगल पहले विचारक है जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया तथा राजनीति के दर्शन का निर्माण किया। उसने वाद विवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य व इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया। हीगल ने वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। संवाद में वाद प्रतिवाद दोनों में अच्छे तत्वों का समन्वय होता है। ठीक है, समन्वय होता है, इसलिए संवाद, वाद विवाद, वाद प्रतिवाद दोनों से श्रेष्ठ है। यह विकास प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी राष्ट्र राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। हीगल के अनुसार परिवारवाद है बुर्जुआ समाज प्रतिवाद और राज्य संवाद। हीगल के अनुसार राज्य का विकास। हीगल ने वाद प्रतिवाद की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए राज्य के विकास को परिभाषित किया। हीगल के अनुसार राज्य का विकास परिवार से आरंभ होता है। परिवार से नागरिक समाज तथा नागरिक समाज से राज्य का विकास होता है। हीगल के अनुसार परिवार का मूल तत्व प्रेम तथा स्नेह होते हैं। यह व्यक्तिगत स्वार्थ का क्षेत्र है, व्यक्तिगत स्वार्थ का क्षेत्र होता है, जबकि नागरिक समाज का मूल तत्व स्वार्थ तथा प्रतिस्पर्धा होते हैं तथा यह सार्वभौमिक स्वार्थवाद का क्षेत्र होता है। राज्य में परिवार का परार्थवाद। थैंक यू। राज्य का विकास परिवार, प्रेम, स्नेह, व्यक्तिगत परार्थवाद, नागरिक समाज, स्वार्थवाद एवं प्रतिस्पर्धा। सार्वभौमिक स्वार्थवाद, राज्य, सार्वभौमिक परार्थवाद, नागरिक समाज की संकल्पना। ठीक है, हीगल पहले विचारक है जिन्होंने नागरिक समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया। हीगल के अनुसार नागरिक समाज के द्वारा प्रशासनिक, न्यायिक व वैधानिक कार्य संपादित होंगे। हीगल के अनुसार नागरिक समाज के द्वारा प्रशासनिक, न्यायिक व वैधानिक कार्य संपादित होंगे। ठीक है, ईश्वर की जगह सार्वभौमिक आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध। हीगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध परस्पर पूरक और विरोधाभासी दोनों हैं। हीगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज के मध्य परस्पर संबंध पूरक और विरोधाभासी दोनों हैं। परस्पर पूरक इसलिए कि नागरिक समाज के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, नागरिक समाज के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। नागरिक समाज में ही प्रशासनिक, विधायी व न्यायिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। विरोधी इसलिए कि नागरिक समाज प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का क्षेत्र है, जबकि राज्य पूर्ण नैतिक तथा सार्वभौमिक परार्थवाद का क्षेत्र है। युद्ध की संकल्पना। हीगल ने युद्ध को नैतिक माना तथा युद्ध को अवैयक्तिक कहा। हीगल ने युद्ध को नैतिक माना तथा अवैयक्तिक कहा। स्वतंत्रता। हीगल ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। यह विचार हीगल ने अपनी रचना एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स 1821 में दिया। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता। यह विचार हीगल ने अपनी रचना एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स 1821 में दिया। अतः हीगल की स्वतंत्रता सकारात्मक है। हीगल ने स्वतंत्रता की मांग के कारण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना की। अतः स्वतंत्रता का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्य के रूप में है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और वृद्धि समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया। शासन प्रणाली। हीगल ने संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। उसने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। हीगल के अनुसार संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं। हीगल के अनुसार संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं। नौकरशाही पर विचार।
हीगल ने व्यावहारिक रूप में शासन का संचालन करने के लिए नौकरशाही का विचार दिया। हीगल ने व्यावहारिक रूप में शासन का संचालन करने के लिए नौकरशाही का विचार दिया। हीगल ने नौकरशाही को सार्वभौमिक वर्ग की संज्ञा दी। नौकरशाही के वर्ग में वे लोग सम्मिलित होंगे जिनमें कुछ जन्मजात गुण होंगे तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नौकरशाही का विचार, ठीक है। हीगल ने व्यावहारिक रूप में शासन का संचालन करने के लिए नौकरशाही का विचार दिया, ठीक है। हीगल ने नौकरशाही को सार्वभौमिक वर्ग की संज्ञा दी। नौकरशाही के वर्ग में वे लोग सम्मिलित होंगे जिनमें कुछ जन्मजात गुण होंगे तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रचनाएं हैं एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट्स 1821, लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1857, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और द Phenomenology of Mind 1807, The Science of Logic 1816, The Encyclopedia of the Philosophical Sciences 1817, The German Constitution 1802, The Lectures on the Philosophy of Religion 1827। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो हमने अभी पढ़ा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में J.S. मिल से लेकर J.S. मिल हमने पढ़ा, हीगल पढ़ा। तो इसी प्रकार हमने काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ लिया और जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।